कार्तिक और मुकेश जी जब बात करके अंदर पार्टी एरिया में आए तब देखा कि केक काटने की तैयारी हो रही थी। कार्तिक ने अपनी नज़रें चारों ओर घुमाई। वह नंदिनी को देखना चाहता था पर नंदिनी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तभी उसे साइड के एक सोफे पर नंदिनी बैठी दिखाई दी, जिसके एक तरफ हनी और दूसरे तरफ बनी था। हनी और बनी दोनों जुड़वा थे। नंदिनी उन दोनों से बात कर ही रही थी और वे दोनों भी उत्साह से उसका जवाब दे रहे थे। उन दोनों को इस तरह बातें करता देख कार्तिक को अच्छा लगा। उसने अपने कदम उनकी ओर बढ़ा दिए। उसे देखते ही हनी और बनी दौड़ते हुए उसके पास आ गए। कार्तिक अपने घुटनों के बल बैठकर उन दोनों को अपने गले से लगाता है। कैसे हैं मेरे दोनों शरारती बच्चे? पापा, हम शरारत कहाँ करते हैं। अच्छा, और जो आप करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या पापा, आप भी ना, कहकर हनी ने अपना मुंह फुला लिया। कार्तिक ने दोनों को अपने गले से लगा लिया। घर के सभी बच्चे पूरी पार्टी के दौरान नंदिनी के आसपास ही रहे। नंदिनी में खुद भी बचपना था और उन बच्चों के साथ मिलकर उसका बचपना मानो ज़्यादा उभर आया था। उसकी उछल कूद को घर के सभी लोग मुस्कुराकर देख रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी बच्चों को लेकर लौट रहे थे तो सभी 6 के 6 बच्चे इस बार नंदिनी के साथ बैठने की जिद कर रहे थे। कार्तिक ड्राइविंग सीट पर बैठा और नंदिनी उसके साथ थी। बाकी सभी बच्चे जैसे तैसे करके कार में घुस गए। नंदिनी सिर्फ एक ही दिन में इन सभी बच्चों की फेवरेट बन गई थी। कार्तिक ने रियल व्यू मिरर को नंदिनी की तरफ पॉइंट किया। वह बार बार उसी की तरफ देख रहा था। घर पहुंचते पहुंचते रात के 1 बज चुके थे। सभी बच्चे के लिए एक ही कमरा था जिसमें वे 6 के एक साथ रहते थे। नंदिनी ने सभी बच्चों को सुलाकर उसकी ब्लैंकेट ठीक कर लाइट ऑफ की और एक मध्यम रोशनी वाली लाइट जला दी। कमरे को बंद करके वह बाहर निकल आई। सत्यम उसे देख रहे थे। भाभी, आप सोई नहीं अब तक? तुम भी तो नहीं सोए, सत्यम जी ने कहा। जा ही रही थी। गुड नाइट। गुड नाइट, सत्यम भी बोले। नंदिनी कार्तिक की रूम की ओर चली गई। प्रीति आई और सत्यम के बाजू को पकड़कर अपना सर उसके कंधे पर रखकर बोली, चलो हम भी चलते हैं सोने के लिए। वैसे भी मैं आज थक गई हूँ। सत्यम ने अपने चारों तरफ देखा, फिर झुककर प्रीति को गोद में उठा लिया और कहा, अगर तुम थक गई हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। कहो तो तुम्हारे पैर भी दबा दूँ। कहते हुए वह अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अच्छा, आप मेरे पैर दबाएंगे? प्रीति मुस्कुराकर कहती हैं, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कभी किया ही ना हो। प्रीति खिलखिलाकर हंस पड़ी। सत्यम कमरे में आकर प्रीति को उतार देते हैं। अपना नाइट सूट लेकर वॉशरूम की ओर बढ़ जाते हैं। जब वह बाहर निकले तब तक प्रीति बिस्तर लगा चुकी थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने गहने उतार रही थी। सत्यम को देखते ही प्रीति बोली, मुझे लगता है नंदिनी कार्तिक को बदल देगी। बहुत भोली है, कहीं वो कार्तिक के चक्कर में मुरझा न जाए। सत्यम प्रीति के बाल खोलते हुए बोले, उसने एक दिन में पूरे बच्चे का दिल जीत लिया। उसके अंदर कुछ तो खास बात है। वो तो है, कहते हुए प्रीति मुस्कुरा दी। सत्यम अपना फ़ोन लेकर बिस्तर पर बैठ गए। प्रीति वॉशरूम में नहाने चली गई। सत्यम अपने फ़ोन में व्यस्त हो गए। प्रीति वॉशरूम से बाहर आई और अपने गीले बालों को सुखाने लगी। सत्यम बिस्तर पर लेटे हुए थे। उन्होंने प्रीति का हाथ पकड़ उसे भी अपनी तरफ खींच लिया। मैं कर देता हूँ, वैसे भी तुम थक गई हो। नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं थकी हूँ मैं। थैंक यू सो मच, पर मैं इतना तो कर ही लूँगी। ये तो अच्छा है, जब मैं कुछ नहीं करता तब कहती हो कि मेरी मदद नहीं करते। अब करना चाहता हूँ तो मना कर रही हो। हाँ, क्योंकि आप क्या मदद कर रहे हो अभी मैं देख रही हूँ। कपड़े सूखने के लिए डालती हूँ और आकर बिस्तर पर लेट जाती हूँ, कहकर प्रीति टॉवेल को उठा लेती हैं। नंदिनी अपने कमरे में आई तो देखा कि कार्तिक नहा रहा था। नंदिनी अपनी गहनों को उतारकर उन्हें संभाल कर डब्बे में रख रही थी। तभी कार्तिक वॉशरूम से बाहर आया। वह आईने में नंदिनी को देखते हुए उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया और बोला, तुम्हें पहले से पता था ना हनी और बनी के बारे में? नंदिनी ने अपनी गर्दन झुका ली। कार्तिक समझ गया कि वह पहले से जानती थी। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके हाथों पर अंगूठे से हल्के हल्के सहलाते हुए बोला,
पिछले 2 साल से मैं उनकी कस्टडी का केस लड़ रहा हूँ और मैं इसलिए शादी करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि इसके बाद मुझे बच्चों की कस्टडी हासिल करने में मदद मिलती। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से गर्दन हिलाकर हामी भर दी। नंदिनी, तुम बहुत छोटी हो, शायद ये सब समझ ना पाओ, लेकिन मुझे मेरे बच्चे की कस्टडी किसी भी हाल में चाहिए। कार्तिक उठकर खड़ा हुआ और आगे बोला, एक बार ये कस्टडी मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। आज़ाद? नंदिनी भी खड़े होते हुए बोली, तालाक, मैं तुम्हें तालाक दे दूंगा। उसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तालाक शब्द सुनते ही नंदिनी कार्तिक की ओर देखने लगी। जहाँ वह इस रिश्ते को निभाने की सोच रही थी, वहीं कार्तिक के दिमाग में तो तलाक तक की बात पहुंची थी। कार्तिक बिना कुछ बोले जाकर बिस्तर पर लेट गया। नंदिनी भी आई और बिस्तर के दूसरे किनारे पर लेट गई। नंदिनी तो थोड़ी ही देर में सो गई थी, लेकिन कार्तिक बिस्तर पर करवट बदल रहा था, बस यही सोचते हुए कि क्या उसने सही किया या नहीं। कार्तिक करवट लेता रहा और बार बार नंदिनी की तरफ देखता रहा। वह देख रहा था कि नंदिनी, जो कि एक तरफ करवट लेकर लेटी, वह दोबारा पलटी नहीं। 2-3 दिनों में नंदिनी को उसने सोते हुए देखा था। वह 1 घंटे से ज़्यादा एक तरफ मुड़ के नहीं रह सकती थी। उसे सच में रात को नंदिनी के पास रहना अच्छा लगने लगा था। वह चाहता था कि नंदिनी सो जाए तो वह नंदिनी को अपने तरफ लेके सो जाता। तभी कार्तिक के दिमाग में आया, शायद नंदिनी सोई नहीं है। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा और धीरे से आवाज़ दिया, नंदिनी। नंदिनी पलटती है। उसकी आंखों में आंसू भरा हुआ था। कार्तिक, जो कि अब तक लेटा हुआ था, नंदिनी को अपने करीब खींचकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नंदिनी ने अपने आप को कार्तिक से चुराया और फिर से अपनी जगह जाकर लेट गई। कार्तिक उठकर नंदिनी की तरफ गया और दूसरी तरफ जाकर घुटने के बल बैठकर बोला, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी हैं रो रो कर। नंदिनी उठकर बैठी और अपनी हथेली के पीछे से अपने दोनों गाल पर आंसुओं को पोंछकर बोली, आपको क्या करना? क्या हुआ? नहीं हुआ, आप जाइए, सो जाइए। नंदिनी, कार्तिक उसके सामने आकर बैठ गया। नंदिनी, जो कि अब तक चुपचाप रो रही थी, अब सुबक कर रोने लगी। बताओगी तभी तो समझ में आएगा ना, कार्तिक ने कहा। वही तो, आप ही बताओगे तभी समझ आएगा ना क्या हुआ। सच में आपकी वजह से रो रही हूँ, मैं क्या करूँ? वह ज़ोर से रोने लगी। कार्तिक दरवाजे की तरफ देखता है, दरवाज़ा बंद था। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर नंदिनी से बोला, मैंने तुम्हें रुलाया? क्या किया मैंने? अभी किसने मुझे कहा कि मुझे तलाक दे दोगे? कार्तिक अपनी पलकें झुकाकर नीचे की तरफ देखने लगता है। मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। मुझे यह भी नहीं पता कि कभी मैं आपको अच्छी लगूंगी या भी नहीं, पर आप मुझे अच्छे लग रहे हो। मुझे नहीं चाहिए तलाक। नंदिनी ने अपनी बात कह दी। कार्तिक नज़रों को ऊपर करता है, नंदिनी को देखने लगता है। कितनी आसानी से नंदिनी ने अपने दिल की बात कह दी थी। भले ही यह प्यार का इजहार नहीं था, लेकिन यह उसे रिश्ते को स्वीकारना था जो इन दोनों के बीच में बन चुका था। नंदिनी साफ शब्दों में कह रही हैं कि वह इस रिश्ते को वक्त देगी, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। तुम्हें पता है ना मेरी और तुम्हारी उम्र में कितना फासला है? कार्तिक ने कहा। पता है, आपको पता है, कल मेरे पापा आए थे। उन्होंने मुझे कहा, क्या कहा उन्होंने तुम्हें? उन्होंने मुझे कहा मैं यह ना समझूं कि आप उम्र में मुझसे बड़े हो, क्योंकि इससे हमारे रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी माँ मेरे पापा से 5 साल छोटी थी, लेकिन मेरे पापा से पहले चली गई। मेरी थोड़ी ना गलती है कि मैं आपसे 13 साल बाद इस दुनिया में आई, क्योंकि क्या आपकी गलती नहीं है कि शादी करने के बाद मुझे तलाक की धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा। झूठ, साफ साफ झूठ। बोलती हुई नंदिनी फिर से अपने आंसू पोंछा। क्या झूठ? कार्तिक ने कहा। अभी अभी आपने मुझसे कहा कि मुझे छोड़ दोगे। हाँ, क्योंकि मुझे लगा शायद तुम खुश नहीं हो। कार्तिक ने भी अपनी बात कही। आपने मुझसे बात की, पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। कार्तिक को भी गलती का एहसास हो रहा था। क्या बोलता, इसलिए चुप रहा।
क्या आपने मुझसे जानना चाहा कि मैं क्या चाहती हूँ? भले ही शादी किसी भी हालत में हुई हो, लेकिन हो तो गई ना। कार्तिक खामोश था। वह नंदिनी से बड़ा था और उससे ज़्यादा समझदार भी, लेकिन अभी नंदिनी की बातें समझदारी वाली थी और कार्तिक की नादानी वाली। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और है? नंदिनी ने कहा। नंदिनी, कैसी बातें कर रहे हो? अगर होती तो तुमसे शादी करता क्या? कार्तिक ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। मेरे भी ज़िंदगी में कोई नहीं है, तो क्या हम एक दूसरे में प्यार नहीं ढूंढ सकते? क्या पता आपको जैसी बीवी चाहिए वो मैं हूँ, और मुझे जो लड़का चाहिए था वह आप हो। कार्तिक ने उसके बाल, जो कि उसके पूरे चेहरे को ढक रहे थे, दोनों तरफ से कान के पीछे करते हुए बोला। तुम निभाओगी शादी? नंदिनी ने जोर से अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोली। तो इतनी देर से मैं क्या कह रही हूँ? पछतावा नहीं होगा तुम्हें कि तुम 2 बच्चों की माँ हो और 1-2 बच्चों के बाप से तुम्हारी शादी हुई है? अच्छा है ना, मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना पड़ेगा और ना ही मुझे वह दर्द सहना पड़ेगा जो लड़कियां सहती हैं। अफसोस नहीं होगा कि तुम्हें एक सेकंड हस्बैंड मिला है। कहकर कार्तिक मुस्कुराकर उसकी ओर देख रहा था। इस वक्त नंदिनी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसके गाल, नाक, आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। नंदिनी का यह गुलाबी चेहरा कार्तिक को काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। सेकेंड हैंड? अब इसका तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास। वह इतनी भोलेपन से बोली कि कार्तिक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने उसके कंधे को खींचा और अपने करीब करके अपने सीने से लगाते हुए बोला, तुम्हें सच में पछतावा नहीं होगा इस रिश्ते से? नंदिनी ने उसके सीने पर रखे हुए अपने सर को ना में हिला दिया। कार्तिक उसके बालों पर अपने होठ रखते हुए बोला, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें रोना पड़ा। आपको अफसोस है इस बात का कि मैं आपके लिए रोई? हाँ, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता, तुम हंसती खिलखिलाती ही अच्छी लगती हो। तो फिर मुझे कोई जोक सुनाकर हंसा दीजिए, नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा। कार्तिक उसकी बात पर ठहाका मारकर हंस पड़ा। जोक? वह तो उसने आज तक जिंदगी में कभी बोला ही ना था। नंदिनी हंसे या ना हंसे, पर कार्तिक की हंसी रुक ही नहीं रही थी और कार्तिक को इस तरह हंसते देखकर नंदिनी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ चुकी थी। नंदिनी कार्तिक को देख ही रही थी, जो कि इस वक्त सब कुछ भूलकर हंस रहा था। कार्तिक के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर नंदिनी मानो उसमें खो ही चुकी थी और मुस्कुराकर एकटक कार्तिक को देखती ही रही। कार्तिक का जब हंसना रुका तो नंदिनी को देखते हुए बोला, अब पक्का कल मैं 2-4 जोक याद करके रखूँगा, ताकि कभी अगर तुम रो दो तो मेरी वजह से तुम्हें वह सुनाकर तुम्हें हंसा सकूं। मतलब आप कल भी मुझे रुलाएंगे? नंदिनी की आंखें फिर से भरने को आई थी। हे नंदिनी, प्लीज़ डोंट क्राई, कहकर उसने उसके हाथों को थामा। देखो नंदिनी, मैं खुद नहीं जानता मैं ये कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि इस सॉफ्ट टोन में तो मैंने आज तक किसी से बात नहीं की। मेरा दिमाग तो हमेशा गर्म रहता है, तो मैं कुछ बोल दूँगा तो रो मत देना। नंदिनी अपने हाथ को आगे करके बोली, फिर आज से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? वाट? अब ये क्या है? कार्तिक बोला, शुरुआत तो हमेशा दोस्ती से ही होती है ना, बॉयफ्रेंड फ्रेंड नहीं हो सकता क्या? नंदिनी ने कहा। गुड पॉइंट, कहकर कार्तिक ने अपना हाथ नंदिनी के हाथ में दिया। मेरी जिन सहेलियों के बॉयफ्रेंड है ना, उनके बॉयफ्रेंड उनके सभी बातें मानते हैं, सभी नखरे भी उठाते हैं। आपको भी यही करना है, नंदिनी ने चहकते हुए बोली। कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मतलब तुम ये कह रही हो कि मैं अब तुम्हारी सारी बातें मानूंगा? नंदिनी पलटी मार के बेड पर बैठी और अपने दोनों हाथ को अपने पैरों में रखते हुए बोली, आप तो बहुत समझदार हैं, तुरंत समझ गए सब कुछ। कार्तिक भी उसके सामने बिल्कुल वैसे ही पालती मारकर बैठा और अपने दोनों हाथों को उसके पैर पर रखते हुए बोला, बिल्कुल, और मैं यह भी समझ गया हूँ कि तुम किस तरह से मुझे टोपी पहनाने की कोशिश कर रही हो। नंदिनी अपनी आंखें छोटी करके कार्तिक के आंखों में देखती हैं, तो कार्तिक ने भी बिल्कुल उसकी नकल करते हुए अपनी आंखें छोटी कर उसकी आंखों में देखता है। मतलब मेरी चोरी पकड़ी गई? कार्तिक ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। मतलब आप समझ गए हैं कि मैं आपको शीशे में उतारने की कोशिश कर रही थी?
बिल्कुल, और ये भी समझ गया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम पर अपनी बात मनवाई जा रही हैं। कार्तिक भी उसकी नकल करते हुए कहा। नंदिनी अपने हाथ को झांकते हुए बोली, मतलब मेरा इतना सब कुछ करना सब बेकार हुआ? कार्तिक उसके हाथ को पकड़ खींचता है। नंदिनी उसकी बाहों में आ गई। बेकार तो नहीं हुआ, मैं सोच रहा हूँ मैं आज तक कभी बॉयफ्रेंड नहीं बना किसी का। बीवी तो आज नहीं तो कल बन ही जाएगी, गर्लफ्रेंड भी बनाकर देख लेनी चाहिए, कहकर कार्तिक नंदिनी के माथे को चूमा। कार्तिक नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम की तरफ ले गया। चलो अब जल्दी से फेस वॉश करके बाहर आ जाओ, कहकर बेड पर आ गया। थोड़ी देर बाद नंदिनी भी फ्रेश होकर आती हैं। वह अपने किनारे पर सो ही रही थी जब कार्तिक बिस्तर के बीच में आ गया और उसके हाथ को पकड़कर अपने ऊपर खींचते हुए बोला, तो जब वक्त देना ही है तो मुझे भी दे दो। नंदिनी उसके कंधे पर सर रखकर लेट गई। आज कार्तिक को नंदिनी को अपने करीब लाने के लिए बहाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज कार्तिक नंदिनी के सोते वक्त हाथ पांव फेंकने की आदत को भी समझ चुका था। बेचारा कभी अपने पेट को सहलाता तो कभी अपने नाक, पर मजाल है कि उसने नंदिनी को अपनी बाहों से आज़ाद किया हो। सुबह जब नंदिनी उठी तो वह कार्तिक की बाहों में थी। नंदिनी उसके हाथ को हटाकर उतरने ही वाली थी कि कार्तिक ने उसे खींचकर अपने नज़दीक लिया और उसके कान के पास जाकर बोला, गुड मॉर्निंग गर्लफ्रेंड। नंदिनी मुस्कुराकर कार्तिक की तरफ देखती हैं। आपको भी याद है हमारी रात की बातें? मैं तुम्हें गजनी नज़र आता हूँ जो हर कुछ घंटे के बाद बातें भूल जाएंगे। नंदिनी भी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग बोलकर मोबाइल लेकर अपने पापा को कॉल करने के लिए गैलरी की ओर बढ़ गई। कार्तिक मुस्कुराते हुए उसी की ओर देख रहा था। इतना बदला हुआ उसने आज तक अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था। लोग उसे घमंडी कहते थे, पर वह नंदिनी के लिए बदल रहा था। आज नंदिनी की आवाज़ में एक सच्ची हंसी थी जो कि उसके पापा को महसूस हो रही थी। क्या बात है, मेरा बच्चा आज बहुत खुश है। रघुवीर जी बोले। हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ। आपने कहा ना था कि मेरे मन में क्या है मुझे कार्तिक जी से बोलना चाहिए। मैं सब उनको कह दिया पापा। कार्तिक ने तुम्हें डांटा तो नहीं? रघुवीर जी ने चिंता करते हुए पूछा। नंदिनी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, आपको मेरी हंसी से लग रहा है कि मुझे डांट मिलती तो मैं इतना मुस्कुराऊंगी? भगवान तुझे खुश रखे। ठीक है पापा, अभी रखती हूँ। वह वापस कमरे में आती हैं। कार्तिक अपनी जिम की ओर चला गया। नंदिनी भी नहाकर पूजा करने के लिए पूजा घर की ओर बढ़ गई। कार्तिक अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था जब उसके सेक्रेटरी ने आकर उसे एक फाइल दी। अपने काम को छोड़कर कार्तिक उस फाइल को उसके हाथ से लेता है और उसके पहले पन्ने को देखा, पर पेज पर देखते ही उसके चेहरे पर एक छोटे से मुस्कुराहट आ जाती है। यह तस्वीर नंदिनी की थी। कार्तिक ने नंदिनी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था जो इस वक्त उसके सामने थी। उसने उस फाइल में मौजूद और भी फोटोग्राफ्स को देखा और धीरे धीरे उसके चेहरे की हंसी गायब होने लगी। तस्वीर में नंदिनी एक लड़के के साथ थी। किसी में उसके गले लगे, किसी में लड़का उसकी चोटी खींच रहा है, किसी में उसको कंधे पर बिठाया हुआ है तो किसी में उसके गोद में सर रखकर लेटा हुआ है। तस्वीर देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वह दोनों कितने करीब है। कार्तिक ने फाइल में पढ़ा, उस लड़के का नाम अर्पित है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और दोनों की दोस्ती लगभग 16 साल पुरानी है। कार्तिक अपने मन में कहता है, 16 साल पुरानी, यानी कि जब यह दोनों 4-5 साल के थे तब से एक दूसरे को जानते हैं। वह आगे क्या लिखा हुआ है यह पढ़ना छोड़ चुका था। उसने फाइल में लिखे हुए आगे के शब्दों को यूं ही छोड़ और उन तस्वीरों को देखने लगा। उन तस्वीरों पर उसकी नज़र जम चुकी थी और मुट्ठियाँ इतनी कसने लगी कि तस्वीर फटने लगी थी। उसने उस फाइल को अपने से दूर धकेला और कुर्सी पर अपने सर को टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। गुस्से से अपने दांत को दबाते हुए, झूठ बोलकर रिश्ते की शुरुआत कर रही थी तुम। मुझसे कह रही थी कि ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं है। जितने भी तस्वीरें तुम्हारे इसके साथ हैं, इससे अंदाज़ा लग सकता है कि तुम दोनों कितने करीब हो। आई हेट यू। तुम्हारी मासूमियत से धोखा खा गया मैं। तुम्हारे भोले चेहरे के पीछे जो चेहरा है वह समझ नहीं पाया मैं जैसा था वैसा ही अच्छा था।
तुम्हारे लिए बदलना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वह उठा और उस फाइल को अपने ड्रॉअर में डालकर ऑफिस के बाहर निकल गया। कार्तिक अपने कार को ड्राइव करके एक सुनसान समुद्र के किनारे पहुंचा, जहां एक सुनसान जगह पर बैठे हुआ समुद्र के लहरों को देख रहा था और क्या सोच रहा है ये अंदाज़ा लगाना उसके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, पर इतना ज़रूर था कि वह गुस्से में था और वह गुस्सा उसे नंदिनी के ऊपर आ रहा था। वह जाने कब तक वहाँ पर बैठा रहा। यहाँ घर पर सब खाना खा चुके थे। उसे फ़ोन लगा रहे थे पर कोई उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। सत्यम जी अरविंद जी से बोले, क्या तुम्हारे सामने ही वह ऑफिस से निकला था? हाँ हाँ भैया, मैंने खुद देखा था भाई को निकलते हुए। कहाँ रह जाता है यह लड़का, कहकर सत्यम जी ने फिर से फ़ोन लिया और फ़ोन लगाया। तब तक कार्तिक अंदर आ रहा था। सभी को इग्नोर करता हुआ वह आगे बढ़ने लगा, जिस पर उसके पापा ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, बताकर नहीं जाते? कोई बात नहीं, पर सामने से तो अगर कॉल आए तो कॉल को रिसीव तो कर लिया करो। कार्तिक पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, आपको पता है कि मुझे पसंद नहीं कि मुझे ज़्यादा कोई रोक टोक करे। इसे रोक टोक करना नहीं कहते कार्तिक, फिक्र होती है तुम्हारी। सत्यम जी ने कहा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसके आप इतनी फिक्र करो, कहकर कार्तिक अपने कमरे की ओर चला गया। नंदिनी भी अपने सोफे पर बैठे उसी का इंतजार कर रही थी। कार्तिक को देखते ही वह खड़े होकर कार्तिक की ओर बढ़ते हुए बोली, कहाँ थे आप कार्तिक जी? सभी परेशान थे आपके लिए। कार्तिक गुस्से से उसकी ओर देखता और फिर उसे इग्नोर करते हुए वॉशरूम में चला जाता है। उसने शावर चालू किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थीं और बंद आंखों के सामने अभी भी वह तस्वीर उसे दिखाई दे रही थी जिसमें नंदिनी अर्पित के साथ थी। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में गुलाबी नसें साफ दिखाई दे रही थीं। सांस गहरी होती जा रही थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर 2-3 बार दीवार पर मारकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। यहाँ नंदिनी यह सोचकर परेशान थी कि कार्तिक को क्या हुआ है। सुबह तक तो सब ठीक था। तभी कार्तिक वॉशरूम से बाहर निकला। एक टॉवल को लपेट और दूसरे टॉवल को अपने गले में लटकाकर वह अपने बेड की तरफ जा रहा था। कार्तिक जी, आप यहाँ पर खाइएगा या नीचे आइएगा खाना खाने के लिए? नंदिनी ने कहा। कार्तिक ने कोई जवाब न दिया। अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा। कार्तिक जी सुनिए ना। कार्तिक बिना कोई जवाब दिए अपने कपड़े लेता है और उसे वहीं पर पहनने लगता है। नंदिनी आगे बढ़कर उसके हाथ से टॉवल लेने जाती हैं तो उसके हाथों को झटक कर टॉवल ज़मीन पर फेंकते हुए बोला, दूर रहो मुझसे। क्या हुआ कार्तिक जी, कहकर नंदिनी उसके हाथ को पकड़ने लगी। कार्तिक अपने हाथ को पीछे करते हुए बोला, मुझसे और मेरी चीज़ों से दूर रहना। क्या हुआ कार्तिक जी? नंदिनी फिर से अपने हाथ आगे बढ़ाती हैं। शट अप, मैंने जो कहा वो ध्यान रहे। उसने अपनी उंगली नंदिनी की ओर पॉइंट करते हुए कहा। धीरे धीरे आंसू उसके गाल पर लुढ़कने लगे और वहीं कार्तिक को देखते हुए रोने लगी। नंदिनी के रोते हुए चेहरे को देखकर कार्तिक को बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों। अभी भी उसे मासूम लग रही थी, उसकी आंखों में सच्चाई लग रही थी, लेकिन जो तस्वीर वह देखकर आया था वो उसकी आंखों के सामने अभी भी घूम रहा था। टॉवल को वहाँ फेंकते हुए उसने अपना लैपटॉप बैग ओपन करके उसमें से एक पेपर निकाला और नंदिनी की ओर बढ़ाते हुए बोला, साइन करो इस पर। नंदिनी बस रोए जा रही थी। उसने पेपर्स को हाथ भी नहीं लगाया। कार्तिक उसके हाथ पकड़ता है और साथ में उस पेपर को थामते हुए बोला, साइन कर दो। नंदिनी अपने दूसरे हाथ से अपनी आंखों को पोंछा और उस पेपर को देखा जिस पर लिखा था डाइवोर्स पेपर। डाइवोर्स पेपर? यह सब क्या है कार्तिक जी? नंदिनी रोते हुए हैरानी से कार्तिक से पूछा। तलाक के पेपर है, साइन कर दो ताकि तुम आज़ाद हो जाओ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। खुश रहो जहाँ और जिसके साथ तुम रहना चाहती हो। कार्तिक ने कहा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं रात को ही आपको कहा था यह बात। उसने तलाक पेपर को बेड के ऊपर फेंका और अपने आंसू को पोंछते हुए कार्तिक के सामने जाकर खड़ी हो गई। कार्तिक ने नंदिनी के चेहरे को देखा। कोई छल, कोई कपट, कुछ भी नहीं था उसके चेहरे पर। वह अभी कार्तिक को वैसे ही मासूम नजर आती थी जैसे शादी वाले दिन नजर आई थी। उसने अपने आप से कहा, इसी चेहरे पर तो धोखा खा गया मैं।
इंसान को देखकर पहचान जाता हूँ और तुम्हें देखकर भी नहीं समझ पाया। मैं नहीं करूँगी साइन इस पेपर पर। नंदिनी बेड पर जाकर बैठ गई। कार्तिक गुस्से से स्टडी रूम की ओर चला गया। उसका स्टडी रूम बेड से ही लगा था। कुछ देर तक बेड पर बैठी रही। कितनी खुश थी आज वो। प्यार मोहब्बत यह सब नहीं जानती थी, पर वह इतना जानती थी कि उसकी शादी हो चुकी है कार्तिक से और कार्तिक उसे अच्छा लगता है। वह अपने आप को और कार्तिक को समय देना चाहती थी ताकि वह दोनों इस रिश्ते को खुशी खुशी अपना सकें। और अचानक यह तलाक। उसने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानूंगी। क्यों दे रहे हैं तलाक, पहले बताना पड़ेगा। अपने भोलेपन से, अपने आँखों से आंसू को अपने हथेलियों से पोंछते हुए वहाँ बैठकर शुबक्कर रोती रही। यहाँ स्टडी रूम में कार्तिक काम करने के बजाय गुस्से में यहाँ वहाँ टहल रहा था। नंदिनी को ज़्यादा दुनियादारी की बातें समझ नहीं आती थी। एक तो उम्र में ही नहीं थी, दूसरा कभी उसके पापा उसे दुनियादारी के बीच में रखा ही नहीं। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, उतनी ही उसकी दुनिया हुआ करती थी। तभी उसे अर्पित का याद आया और वह अर्पित को कॉल करने का सोची। उसने मोबाइल में टाइम देखा, काफ़ी रात हो गया था। उसने मोबाइल साइड में रखकर कहा, अभी सो गया होगा, कल फ़ोन करूँगी। वह बिस्तर पर लेटकर रोती रही और कब सो गई उसे खुद पता न चला। जब कार्तिक अंदर आया तब उसने देखा कि नंदिनी सोई हुई थी। उसके चेहरे पर आंसू, उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह कितना रोई होगी। आंसू से भींगी हुई उसके गाल सूख कर निशान पड़ चुके थे। कार्तिक कुछ पल के लिए उसे यूं ही देखता रहा, फिर वहाँ से तकिया लिया और जाकर बेड पर लेट गया। सोफा उसके हाइट के बराबर नहीं था, लेकिन अभी फ़िलहाल जानता था वह बेड पर सोएगा तो अपने आप को नंदिनी से दूर नहीं कर पाएगा। उसने अपने पैरों को मोड़ा और सोफे पर सो गया। सुबह नंदिनी ने जब आंखें खोली तो उसने बिस्तर पर कार्तिक को न देखकर झट से उठकर बैठ गई। फिर उसकी नज़र सोफे पर गई। कार्तिक को इस तरह अपने पैरों को मोड़कर सोया देख नंदिनी को खुद पर भी गुस्सा आया और कार्तिक पर भी। उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगे थे। एक कमजोरी था उसकी, उसका दिल जरा भी दुखता था तो उसकी आंखों में आंसू बनते, जिससे वह चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अपने आंसू पोंछते हुए और कार्तिक की तरफ देखते देखते पीछे की तरफ गई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कार्तिक की आंखें नंदिनी की चूड़ियों की आवाज़ के साथ खुली। ड्रेसिंग टेबल के सामने वो अपने बालों को कंघी कर रही थी। जब कार्तिक उसकी तरफ देख रहा था, नंदिनी की नज़र कार्तिक पर पड़ी। आईनों से दोनों एक दूसरे को देखा। नंदिनी कार्तिक की ओर पलटी। कार्तिक ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। नंदिनी को इग्नोर करता हुआ उठकर खड़ा हुआ और अपने जिम एरिया की ओर चला गया। नंदिनी फिर उदास हो गई और वह झट से अपने कमरे से बाहर की तरफ निकल गई। उसे पता था और जितनी देर तक यहाँ रहेगी कार्तिक इसी तरह से उसके साथ व्यवहार करेगा और वह अपने आप को रोने से रोक नहीं सकती। पूजा घर में उसकी पूजा और आरती की आवाज़ कार्तिक के कानों तक भी पड़ी। आज उसकी आरती में, उसके आवाज़ में उतनी खुशी नहीं लग रही थी जैसे बाकी दिनों में थी। शायद बाकी लोग इस बात को समझे ना समझे, पर कार्तिक अच्छी तरह से समझ रहा था कि नंदिनी उदास है। उसने टाई को बांधते हुए आईने में देख अपने आप से कहता है, पहले उसे लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर पूरी ज़िंदगी अपने प्यार के बगैर रहने से अच्छा है। कार्तिक के रूड व्यवहार की सभी को आदत था, इसलिए उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कार्तिक सुबह से उखड़ा हुआ है। घर में एक प्रीति ही थी जो कुछ न कुछ कार्तिक से कह दिया करती थी, पर आज कार्तिक प्रीति की तरफ थोड़ा सा भी बेरुखा नहीं था, इसलिए प्रीति उससे दूर दूर रह रही थी। कार्तिक नाश्ता करने के लिए बैठा। घर के सभी लोग नाश्ता करने के लिए पहले ही बैठ गए थे। उसकी पत्नी उसके प्लेट में नाश्ता लगा रही थी और नंदिनी कार्तिक के प्लेट में खाना डाला। कार्तिक ने अपने हाथ दिखाकर उसे मना कर देता है। कार्तिक जी, बहुत धीरे से नंदिनी बोली। मैं ले लूँगा कहकर कार्तिक ने अपना हाथ बढ़ाया और अपना खाना खुद से निकाल दिया। कार्तिक गुस्से से नाश्ता कर रहा था। नंदिनी कार्तिक को देख रही थी। उसका चेहरा सच में इस वक्त इतना उदास दिख रहा था कि घर के सभी लोग नंदिनी को ही देख रहे थे, सिवाय कार्तिक के, जो अपना नाश्ता खाने में अपने आप को व्यस्त दिखा रहा था। पर वह भी जानता था कि इस वक्त
क्या सब सोच रहे होंगे। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि कार्तिक नाश्ता कर रहा था। नंदिनी अपना उदास सा चेहरा लिए कार्तिक को देख रही थी और पूरे घर वाले कभी नंदिनी को तो कभी कार्तिक को देखते रहे। अपने नाश्ते को कार्तिक ने पूरा खाया भी नहीं। उठकर खड़ा होते हुए जोर से चेयर पर लात मारकर उसे अपने से दूर किया और अपने बैग उठाकर निकल गया। उसको जाते देखते ही उसके दादाजी बोले, इसके अंदर यह अकर आता कहाँ से है, बता सकते हो। सत्यम उठकर हंसते हुए बोला, दादाजी अगर पता होता तो थोड़ी सी अकर मैं भी ना ले लेता। दादाजी सत्यम की बातें पर बोले, अरे रहने दे, यह एक ही हमसे नहीं संभल रहा, दो दो अकरचंद इस घर में क्या ही रहेंगे। उन दोनों की बात सुन सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। नंदिनी कार्तिक के प्लेट में देखती हैं जिसमें आधे से ज़्यादा नाश्ता बचा हुआ था। वह कार्तिक के चेयर पर बैठ गई और उसी प्लेट में से नाश्ता करने लगी, पर खाया उससे भी नहीं जा रहा था। उसे यही सोच सोच कर डर लग रहा था कि अगर कार्तिक फिर आया और उसने कहा कि तलाक चाहिए तो क्या होगा। उसे इस बात का एहसास हो रहा था उससे कहाँ पर गलती हुई और खाते खाते यही सोच रही थी कि अगर उसे तलाक पेपर साइन कर दिए उसे उसके मायके में छोड़ आएगा। उसके पापा जो हमेशा इस रिश्ते को निभाने के लिए उसे प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनसे क्या कहेगी कि उनकी बातों का मान नहीं रख पाई। तभी उसकी आंखों में से आंसू उसके गाल पर लुढ़कते हैं। नंदिनी क्या हुआ। प्रीति जो उसके बगल में बैठी थी उसके चेहरे को प्यार से अपने तरफ घुमाते हुए बोली। नंदिनी बोली, कुछ नहीं, पापा की याद आ गई, कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। प्रीति ने सत्यम की ओर देखा और अपनी आंखों से बात करने के लिए पूछा। सत्यम उसे कुछ देर रुकने के लिए कहता है। सत्यम और प्रीति दोनों खाना खाने के बाद नंदिनी के कमरे में जाते हैं। नंदिनी अभी बिस्तर पर लेटे रो रही थी। नंदिनी को प्रीति की आवाज़ आई, नंदिनी। वह झट से अपने आंसुओं को अपने दुपट्टे से पोंछकर उठकर बैठ गई और मुस्कुराने लगी। दीदी हाँ आइए ना। फिर पीछे सत्यम को देखकर वह झट से बेड छोड़कर खड़ी हो गई। क्या हुआ, क्यों रो रही हो, सत्यम ने पूछा। कुछ नहीं, पापा की याद आ रही थी, कहकर नंदिनी अपना सर झुका लेती हैं। प्रीति आगे बढ़ती हैं और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए बोली। कार्तिक ने डांटा, क्या बात है नंदिनी, जो अपनी रोने को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, अपने गर्दन झुकाकर चुपचाप बैठी रही। प्रीति और सत्यम समझ गए कि बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सत्यम जो कि पास में ही खड़े थे बोले, देखो नंदिनी, कार्तिक हम लोगों की तरह नहीं है, उसका दिमाग सिर्फ उसके बिजनेस में चलता है, बाकी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। उसकी बातों को इस तरह दिल पर लगाओगी तो यूं ही हमेशा उदास रहोगी। अभी देखा नहीं तुमने डाइनिंग टेबल पर दादाजी से हमसे कैसे बोल रहा था, क्या हमसे कोई उदास हुआ। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो उसके कॉलेज की फ्रेंड हूँ, 16 साल की उम्र से जानती हूँ उसे, फिर भी कभी कभी तो लगता है जैसे मैं उसे जानती ही नहीं। वह दिल का बुरा नहीं है, बस गर्म मिजाज है और उसे अब संभालना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। नंदिनी अब जोर जोर से रोने लगी थी। वह अभी उन लोगों को बता भी नहीं पा रही थी कार्तिक ने उसे तलाक के लिए पेपर दिया है। प्रीति उसके आंसुओं को पोंछकर उसे अपने गले से लगाते हुए उसके बालों को सहलाने लगी और उसे धैर्य रखने के लिए कहने लगी। नंदिनी को इस तरह रोता देखकर सत्यम कमरे से बाहर आ जाता है। उन्होंने सोच लिया था कि वह कार्तिक से बात करेंगे। यह बात तो सत्यम भी जानते थे, कार्तिक के स्वभाव को हर कोई नहीं झेल सकता और इन सब ने तो उसे बचपन से देखा है, इसलिए उन्हें आदत हो गई है कार्तिक के इस तरह के व्यवहार की। लेकिन नंदिनी यह तो अभी कुछ दिन पहले ही आई हैं, इसे वक्त लगेगा इन सब चीज़ों को समझने के लिए। और यही सोचकर वह कार्तिक के ऑफिस में उसके कैबिन में बैठे हुए थे। क्या हुआ, नंदिनी को क्यों डांट के आए हो आज घर पर। सत्यम जी ने बात को घुमा फिरा कर पूछने की वजह सीधे सीधे पूछ लिया, क्यों शिकायत कर रही थी मेरी। कार्तिक ने बहुत ही रूडली जवाब दिया, नहीं बेचारी तो कुछ नहीं बोली, उसमें मासूमियत जरूर है लेकिन वह बहुत समझदार है, वह समझ जाएगी, बस उसे थोड़ा समय दो भाई। मैं फ़िलहाल इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन बात क्या है, हम भी तो समझे। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे यह ज़बरदस्ती वाली शादी नहीं चाहिए। कार्तिक गुस्से में लैपटॉप बंद करते हुए बोला। सत्यम जी खड़े होते हुए गुस्से में बोले, शादी हो चुकी है,
इसलिए चाहिए और नहीं चाहिए तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं भैया। आप ज़बरदस्ती आप उससे मेरे सर पर नहीं थोप सकते। बीवी है तुम्हारी, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसका हंसना रोना सब कुछ तुमसे जुड़ा हुआ होगा। और अगर वह उदास है तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि वह क्यों उदास है, उस उदासी का कारण जानो और उसे दूर करने की कोशिश करो। और यह बात आप भी जानते हैं भैया कि मुझसे सब चीज़ नहीं होता। पूरी ज़िंदगी यह बोलकर तुम छुटकारा नहीं पा सकते कि तुमसे नहीं होता। कार्तिक भी गुस्से से खड़े होते हुए बोला। 4 दिन नहीं हुआ उसे यहाँ आकर और आज आप उसके लिए मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल रहा और मैं उसके साथ भी नहीं हूँ। मैं जो देख रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें। आप देखते रहिए, आपको जो देखना है। फ़िलहाल मेरे पास इस पर डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास बड़े बहुत काम हैं। कहते हुए वह अपने कैबिन का दरवाज़ा खोल चुका था और उसने ज़ोर से दरवाजे को बंद करते हुए बाहर निकल गया। सत्यम जी बंद दरवाजे को देखते रह गए हैं। इस कहानी को आगे सुनने के लिए आप लोगों को कमेंट्स करके बताना ही होगा और वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर लीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा कल का।